हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कावेरी बुक की पोम फर्स्ट भारत आवर लैंड हम डिस्कस कर रहे थे। पूरी एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको पोम का एक पार्ट गिवन है, आपको इसको रीड करना है, पढ़ के समझना है खुद से, और फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The mighty Himwant is ours. There's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? तो आई होप आपको याद होगा इसका मीनिंग। क्या बताया गया था कि जो माइटी हिमवंत है, जो एक बड़ा विशाल सा पर्वत है जिसे हम हिमालय बोलते हैं, जिसकी भव्यता और कितना हमें प्रोटेक्ट करता है, वो इतना महान हिमालय जो है वो हमारा है। देयर इज नो इक्वल्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो क्या कोई ऐसा है जो उसके बराबरी में आ सके इस पूरी अर्थ पे? क्या कोई ऐसा पर्वत है जिसका नाम उसके साथ लिया जा सके, या जो उसकी तुलना जिसके साथ हम कर सकें? द जेनरस गंगा इज आर्स। जो जेनरस गंगा है, गंगा को क्या कहा गया है कि बहुत उदार है। ठीक है, तो वो जो गंगा रिवर है वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो ऐसी कौन सी दूसरी रिवर है जो उसकी ग्रेस को मैच कर सकती है? ठीक है, जितनी कामली और ऐसे पर्वतों से जब वो प्लेन पे आती है, जोर से गिरती है, लेकिन वो कितनी, उसको देखकर मन को कितनी शांति मिलती है। ठीक है, उसके बाद में जेनरस क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जीवन देती है, पानी देती है, आसपास की लैंड को फर्टाइल करती है, उसके कारण उस पे खेती हो पाती है, और बहुत से लोगों को, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार मिलता है, खाना मिलता है। तो कितने सारे लोग जो उस गंगा रिवर पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए उस गंगा रिवर को क्या कहा गया है? जनरस बोला गया। और वो ऐसी गंगा रिवर जो है वो हमारी है। ठीक है, जिसकी हम पूजा पाठ भी करते हैं, लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये इतनी पवित्र है कि अगर आप उसमें डुबकी लगा लोगे तो आपकी सोल्स जो है वो क्या हो जाएगी? एकदम पवित्र हो जाएगी। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। उसके बाद में जो उपनिषद्स हैं, जो उपनिषद्स मतलब ग्रंथ, जो धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, जो हमें ऋषि मुनियों से मिली है, तो वो जो सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पूजनीय, वो पूजनीय उपनिषद जो हैं वो हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और वो इतने महान हैं, उनमें इतनी विजडम है कि उनका क्या कोई ऐसा स्क्रिप्चर्स है जिसके साथ, जिसका नाम उपनिषद के साथ हम ले सकें? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वर्ड माइटी रिफर्स टू द डैश ऑफ द हिमवंत। तो यहाँ पे हिमवंत के लिए माइटी वर्ड का यूज किया गया है। तो जो माइटी वर्ड है वो क्या रिफर करता है? तो क्या रिफर करता है? द वर्ड माइटी रिफर्स टू द इमेंस स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस ऑफ द हिमवंत। तो यहाँ पे जो आपका माइटी वर्ड है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि वो हिमालय की जो बहुत स्ट्रेंथ है उस पर्वत में, ठीक है, वो किस प्रकार से मैप पे भी आपको दिख जाएगा, खड़ा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए माइटी वर्ड का यूज किया गया है। एंड मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस मतलब उसकी भव्यता की, वो कितना विशाल है, उसे शो करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है माइटी। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो आपका मैग्निफिसेंस वर्ड है, इसकी जगह पे आप स्प्लेंडर, ग्रेटनेस या फिर ग्रैंडियोर, ये सब वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। GRANDEUR, ग्रैंडियोर, स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर, ग्रेटनेस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स ही है। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द 4th एंड द 6th लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज टू। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे ये 4th लाइन और ये 6th लाइन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज किया गया है। तो उस क्वेश्चन मार्क के से रिलेटेड हमसे पूछा गया है कि वो क्वेश्चन मार्क वहां पे एंड में क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है? शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी। क्या वहां पे पोएट को डाउट था, वो अनसर्टेन थे, श्योर नहीं थे उस चीज को लेकर, इसीलिए उन्होंने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या ये चीज सही है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड, एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी बात
पे वो जोर देना चाहते थे, एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे जोर देना, ठीक है, और ज्यादा लोगों का ध्यान जाए उस चीज पे, लोग ध्यान दे, तो किसी चीज को पॉइंट आउट करने की, एम्फेसाइज देने के लिए क्या वो क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाया गया है, तो ये हो सकता है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन। पोएट जो थे वो थोड़े से कंफ्यूज्ड थे, श्योर नहीं थे, अगेन द सेम थिंग, या फिर वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे वो चीज बोलने में, इसलिए वहां पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। या फिर फोर्थ, रिविल इंक्वायरी एंड क्यूरोसिटी, वहां पे वो कुछ इंक्वायर करना चाहते थे, कुछ पता करना चाहते थे, मतलब एक प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, या वो किसी चीज को लेकर क्यूरियस थे, क्या ऐसा कुछ था? तो इसका आंसर क्या है, एम्फेसाइज अ पॉइंट, लोग और ज्यादा उस चीज पे ध्यान दे। आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने आपको बोला कि जो जेनरस गंगा रिवर है, ठीक है, क्या लाइन थी, द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जेनरस गंगा जो है वो जेनरस है, बहुत उदार है, और वो हमारी है, क्या कोई ऐसी रिवर है जो उसकी तुलना, जिसके साथ उसकी तुलना की जाए? ठीक है, तो यहाँ पे जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया है ताकि जो रीडर है वो इस बारे में सोचे और उसको और ज्यादा प्राइड फील हो, खुशी महसूस हो, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आए कि वाओ, ये जो इतनी महान गंगा रिवर ये हमारी है, सिर्फ उस पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई। वापस गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पोएट ने पहला क्वेश्चन हिमवंत से रिलेटेड था, थर्ड क्वेश्चन अब आपका गंगा से रिलेटेड है कि गंगा के लिए पोएट ने जेनरस वर्ड का यूज किया है, तो क्यों किया है, ठीक है, इसका कारण बताना है। तो आंसर है हमारा, द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस फॉर द गंगा बिकॉज द रिवर गिव्स वाटर, फर्टिलिटी एंड लाइफ टू मिलियंस ऑफ पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो जेनरस मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। जेनरस मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा है, उदार दिल का, उससे आप कुछ भी मांगोगे वो आपको दे देगा, ठीक है, और बदले में उसके वो कुछ मांगेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने ये दिया है तो इसके बदले में मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो जो बड़े दिल वाला उदार जो व्यक्ति रहता है उसके लिए हम जेनरस वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने गंगा के लिए जेनरस इसलिए यूज करा है क्योंकि गंगा हमें क्या दे रही है, हमें वाटर दे रही है, उसके बाद में जिस प्लेन एरिया से वो जहां से भी वो गुजर रही है, तो जहां पे भी रिवर्स वगैरह रहती है उसके पास वाला जो एरिया रहता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल रहता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए वो बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। तो साथ में वो क्या दे रही है, हमें फर्टाइल लैंड भी दे रही है, वो भी गंगा रिवर के कारण ही हमें मिल पा रही है, एंड लाइफ टू मिलियंस ऑफ पीपल, और इसी कारण से लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है, फर्टिलिटी भी उसी के कारण मिल रही है, मतलब खाना पीना सब हमको रिवर गंगा से ही मिल रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल को मिल रहा है। और इसके बदले में क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्या इसके बदले में गंगा ने इतने सालों से वो वहां से बह रही है, क्या कुछ इसके बदले में मांगा है? नहीं मांगा है। आगे क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड टू क्लेंस द सोल्स ऑफ दोज हु बेथ इन इट। आगे क्या लिखा है कि सिर्फ हमें खाना और पीना ही नहीं, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू, लोग उसको पूजनीय मानते हैं, ठीक है। ऐसी मान्यता है भारत में, आपको मालूम है कि लोग जो है वो गंगा की डुबकी लगा के क्या बोलते हैं कि हमारे तो सारे, मतलब हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो एक प्रकार से क्या बोला जाता है कि जो भी उसमें डुबकी लगाएगा, सिर्फ उसमें एक बार डुबकी लगा दी, नहाना नहीं, डुबकी लगा दी, तो आपके सारे पाप जो है, मतलब आप एकदम से प्योर हो जाओगे। आगे क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो सॉरी इट सपोर्ट्स फार्मिंग। तो इसीलिए हमने क्या समझा कि ये जो है ये फार्मिंग को सपोर्ट कर रही है, ड्रिंकिंग नीड्स को पूरा कर रही है, और रिलीजियस एक्टिविटीज भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। सो इट इज सीन एज काइंड एंड गिविंग इन नेचर। तो इसीलिए क्योंकि उसे मतलब इससे क्या शो होता है कि वो बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, नेचर कैसा है उसका, गिविंग नेचर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि गंगा जो है वो क्या है, जेनरस है, और इसीलिए गंगा के लिए जेनरस वर्ड का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, Why has the movement of the river been described as graceful? जो उसका मूवमेंट है, जब वो बह के जहां से आती है, जिस प्रकार से वो बहती है, उसके मूवमेंट को, ठीक है, वो बहने का जो उसका मूवमेंट है उसे ग्रेसफुल क्यों कहा गया है? तो आंसर क्या है, The movement of the river has been described as graceful because the Ganga flows gently, smoothly and beautifully through the land. क्या बोला गया है कि गंगा के मूवमेंट को ग्रेसफुल
गंगा को ग्रेसफुल, उसके मूवमेंट को ग्रेसफुल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो बहती है उसमें कितना सारा पानी है, कितनी बड़ी रिवर है, फिर भी वो कितनी जेंटली, स्मूथली और बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो लैंड से गुजरती है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है तो खूब पानी ऐसा बिल्कुल डरावना, उसको देखकर डर लग रहा हो, ऐसा कुछ भी मन में नहीं आता है। इट calms and its calm and elegant flow symbolizes purity and creates a pleasant and peaceful image। तो क्या बोला गया है आगे कि जब वो बहती है तो बहुत ही शांत, एकदम काम रहती है, ठीक है, पानी बह रहा है तो उसको देखकर, और बहुत ज्यादा एलिगेंट फ्लो है उसका, तो उसकी खूबसूरती को, उसकी कामनेस को देखकर, वो जो उसकी खूबसूरती और कामनेस है वो उसकी प्योरिटी को शो करती है। और उसको देखकर जो रीडर है या जो भी उसे देखता है उसके दिमाग में एक बहुत ही शांति सी जो है वो महसूस होती है। और जब हम उसे देखते हैं तो क्योंकि वो हमारे लिए एक पूजनीय रिवर है, गंगा माता भी बोलते हैं हम उन्हें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे मन में उस रिवर के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे वापस से आपको एक ब्लैंक स्पेस गिवन है और दो ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्या है, द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषद्स आर, पोएट जो है वो यहाँ पे उपनिषद्स को क्या बोल रहे हैं, अनमैच्ड बोल रहे हैं या अबंडेंट बोल रहे हैं, इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। तो क्या बोला गया है कि उपनिषद्स के लिए पोएट ने क्या बोला था, लाइन को आप चाहो तो फिर से देख लो। उपनिषद्स ऐसे कौन से स्क्रिप्चर्स है जिनका नाम भी उपनिषद्स के साथ लिया जा सके, ऐसा मैंने बोला था आपको, ठीक है। एबेंडेंट तो है, उनमें बहुत सारी विजडम है, स्पिरिचुअल डेप्थ है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने किस चीज पे इम्प्लाई किया है कि जो हमारे उपनिषद्स है वो अनमैच्ड है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है अनमैच्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका एक्सट्रैक्ट को पढ़ के जो आंसर देना था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, How does the poem reflect a strong connection to cultural identity and heritage? तो ये जो पोम है ये हमें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने, जो यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पे भारत में ऐसा होता है, ये ऐसी पूजा होती है, ये होता है, वो होता है, जो भी हेरिटेज वगैरह है, जो विरासत में हमें मिली है, रीति रिवाज, मान्यताएं, ठीक है। तो पोम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे शो करती है इन सब चीजों से, हमें वो बताना है। तो चलिए क्या लिखा है, द पोम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी। तो कहीं ना कहीं ये पोम जो है वो हमें रिलेट कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रही है कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज से, बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। तो कहीं ना कहीं पूरी पोम में हमने देखा कि उसकी नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी सराहना की जा रही है, उसके बाद में उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, यहाँ के जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उनकी बात की गई है। तो पूरी पोम में हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को प्रेज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज से। आगे क्या लिखा है, अब किस प्रकार, देखिए इस पोम में इट प्रेजेस द हिमवंत। देखिए सबसे पहले ब्यूटी की बात करूं तो हिमवंत की बात की गई है, सेक्रेड गंगा की बात की गई है जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी शो करती है, द विजडम्स ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद्स में जो अनंत ज्ञान है, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। इट ऑल्सो मेंशंस, इसके साथ में क्या बात की गई है, ग्रेट वॉरियर्स, सेजेस एंड द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। तो कहीं ना कहीं जो महान वॉरियर्स थे, सेजेस थे, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी, ये सारी चीजें जो है इनकी बात की गई है। दीज रेफरेंसेस हाईलाइट, तो ये जितनी भी चीजें पोम में बताई गई है ये क्या हाईलाइट कर रही है, ये इंडिया में जो चीजें अभी चल रही है उसका जो रिच कल्चर है, उसकी जो स्पिरिचुअल मान्यता है, स्पिरिचुअलिटी है, और जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, इन सब चीजों को हाईलाइट किया गया है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ प्राइड एंड डीप कनेक्शन विद द नेशन। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है जब इनकी बात की गई है, इन्हें कंपेयर किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड हम में आता है, हमें बहुत ज्यादा हमारे नेशन से कनेक्शन सा फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 2, what can you infer about the poet's attitude towards India?
फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो पोम में ये लाइन जो है इसे रिपीट किया गया है कि शी इज पियरलेस, ये जो है ये अनमैच्ड है। इसकी शी किसके लिए यूज किया गया है? इंडिया के लिए यूज किया गया है, भारत माता के लिए यूज किया गया है कि ये जो लैंड है ये पियरलेस है, ये अनमैच्ड है, इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। लेट्स प्रेज हर, तो आओ इसको प्रेज करें। तो ये लाइन जो रिपीट करी है पोएट ने, तो इस लाइन को जो उन्होंने रिपीट करा है उससे आप पोएट के एटीट्यूड के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो कि पोएट जो थे मतलब उनका क्या एटीट्यूड था उसके बारे में बताना है। फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, तो ये जो फ्रेज रिपीट हो रहा है इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन इन्फर दैट, हम ये बोल सकते हैं कि जो पोएट हैं हैज डीप लव एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं पोएट का एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि पोएट के मन में बहुत ही डीप लव है, वो एडमायर कर रहे हैं और वो इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं अंदर ही अंदर। ही कंसिडर्स इंडिया यूनिक, और कहीं ना कहीं ही कंसिडर्स इंडिया यूनिक एंड इनकम्पेरेबल टू एनी अदर नेशन। और पोएट जो है वो इंडिया को यूनिक मानते हैं और इनकम्पेरेबल मान रहे हैं कि इसकी तुलना किसी दूसरे नेशन से की ही नहीं जा सकती है। द रिपीटेशन ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज पेट्रियोटिक फीलिंग्स एंड एनकरेजेस रीडर्स टू फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये लाइन को वो बार बार रिपीट करके एक पेट्रियोटिक फीलिंग का हमें पता चल रहा है कि वो अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो हमारे अंदर भी जो रीडर्स हैं वो उसे पढ़ के पेट्रियोटिक फील करें, वो इस देश के वासी हैं, उन्हें प्राउड फील हो, ऐसी फीलिंग वो रीडर्स के माइंड में लाना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग वो रीडर्स के माइंड में लाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन 3, व्हाट इज द लाइन मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो यहाँ पे एक लाइन यूज की गई थी, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे साधु जो हैं वो आके रहे हैं और उन्होंने इस धरती को और ज्यादा पवित्र पावन कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। तो ये जो लाइन है ये इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में क्या बताती है, हमें ये बताना है। सो आंसर क्या है? द लाइन मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड सजेस्ट दैट, वो क्या सजेस्ट करता है कि इंडिया हैज अ रिच एंड एंशियंट स्पिरिचुअल हेरिटेज, कि ये जो पूजा पाठ वगैरह मान्यताएं वगैरह है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से लोग जो है वो मानते आए हैं। और इंडिया का जो क्या लिखा है, इंडिया का जो वही हेरिटेज जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिच है इन सब चीजों में, मतलब बहुत ज्यादा ये सारी चीजें जो आज हमारा भारत है वो इसी हिस्ट्री के कारण ऐसा है। ठीक है, इट मीन्स दैट, इससे क्या समझ आता है हमें? इससे ये समझ में आता है दैट मैनी वाइस सेजेस एंड सेंट्स लिव्ड, परफॉर्म्ड पेनेंस, टॉट एंड स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज इन दिस लैंड। इससे हमें ये पता चलता है, ये लाइन हमें ये शो कर रही है कि मतलब बहुत सालों से यहाँ पे बहुत सारे जो वाइस सेजेस थे और जो संत थे वो यहाँ पे रहे हैं। कहीं और भी उनका जन्म हुआ है तो वो इस धरती पर आए हैं, उन्होंने पिनेंस किया है, पिनेंस मतलब तपस्या की है, घोर तपस्या। ठीक है, उसके बाद में उनको अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसी चीज को उन्होंने टॉट करा है, सिखाया है और उसी नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को इस लैंड पे स्प्रेड करा है। देयर टीचिंग्स, विजडम एंड होली लाइव्स मेड द लैंड सेक्रेड एंड रिस्पेक्टेड। तो वही उनकी जो टीचिंग्स थी वही लोगों में आई और वही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोगों में पास ऑन हो रही है, उनकी जो विजडम थी वो पास ऑन हो रही है और ऐसी होली लाइफ्स जो है वो इस लैंड पे रही है, उन्होंने अपनी तपस्या करी है, इसलिए यहाँ की जो धरती है वो बहुत ज्यादा पूजनीय है और बहुत ज्यादा सेक्रेड है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स इंडिया एज अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटीज एंड मॉरल वैल्यूज। और ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि जो इंडिया है वो एक प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी है उसका सेंटर है और यहाँ मतलब मॉरल वैल्यूज का, स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस। तो पोएट ने जो वॉरियर्स हैं यहाँ के, ठीक है, जो सैनिक हैं और जो म्यूजिक है यहाँ का, उसको इंडिया की ग्रेटनेस से कैसे कनेक्ट करा है कि उसके कारण भी इंडिया जो है वो बहुत ग्रेट है। तो कैसे करा है? द पोएट कनेक्ट्स वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस बाय शोइंग दैट। तो पोएट ने यहाँ पे क्या शो करके ये चीज प्रूव करी है? दैट द कंट्री इज रिच इन बोथ ब्रेवरी एंड कल्चर।
The poet connects warriors and music to India's greatness by showing that the country is rich in both bravery and culture. तो कहीं ना कहीं जब वो वॉरियर्स की बात कर रहा है तो वो इंडिया की ब्रेवरी की बात कर रहा है कि कितने कितने करेजियस लोग हैं यहाँ के, कि कहीं ना कहीं अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और यहाँ का जो क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली जो भजन वगैरह होते हैं और जितने भी आप देखना ग्रंथ वगैरह हैं या जो भी संस्कृत में भी चीजें उनको हम गा गा के एक प्रकार से वो भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ के कल्चर को बता रही है। द ब्रेव वॉरियर्स, अब देखिए आगे क्या लिखा है, द ब्रेव वॉरियर्स, जो बहादुर वॉरियर्स थे, प्रोटेक्टेड द नेशन एंड ब्रॉट ग्लोरी टू इट। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रेव वॉरियर्स थे उन्होंने नेशन को प्रोटेक्ट करा और वो ग्लोरी लेकर आए, ग्लोरी मतलब सम्मान यश लेकर आए। वाइल म्यूजिक एंड आर्ट एडेड ब्यूटी एंड कल्चरल रिचनेस टू द सोसाइटी, वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक और जो यहाँ का आर्ट था उसने यहाँ की कल्चरल रिचनेस को बढ़ा दिया। आगे टुगेदर दे रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं इस लाइन से इंडिया की स्ट्रेंथ शो हो रही है और यहाँ की क्रिएटिविटी शो हो रही है। आगे क्वेश्चन 5, हाउ डज दिस पोम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। तो ये जो पोम है ये किस प्रकार से एक प्राइड की फीलिंग को, सेंस को जो है वो फॉस्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो द पोम फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज, तो कैसे बढ़ा रहा है, इस पूरी पोम में हम इंडिया की नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल विजडम, कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है, ब्रेव वॉरियर्स और एंशियंट हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारी अच्छी अच्छी चीजों को हम क्या कर रहे हैं कि भारत में ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो जब हमको हमारे दिमाग में मतलब हम जब एक साथ उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक प्राउड सी फीलिंग आ जाती, गर्व सा हमें महसूस होता है हमारे भारत के लिए कि हम इस भारत देश के वासी हैं। द पोएट प्रेजेस, अब देखिए, द पोएट प्रेजेस द ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट एंड इंस्पायर्स रीडर टू रिस्पेक्ट एंड फील प्राउड ऑफ देयर नेशन। तो हर कोई से भी लाइन पढ़ लो आपको पोम की, हर एक लाइन में अलग अलग चीजों की पोएट ने तारीफ की है और जब वो रीडर जो है, जब वो उसे रीड करता है तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है कि उसे रिस्पेक्ट आना, मतलब एक रिस्पेक्ट फीलिंग आ जाती है अपने नेशन के लिए और उसे प्राउड फील होता है कि वाओ हम इस देश के वासी हैं। चलिए अब इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या दिया है आपको, पहला क्वेश्चन सफिक्स का है और दूसरा क्वेश्चन प्रीफिक्स का है। तो सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड के आखिरी में लगते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे फर्स्ट में आपको OUS का यूज करना है और यहाँ पे ही OUS ऑलरेडी लिखा है, इसके आगे आपको कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स के जो पीछे, मतलब जब पीछे हम कोई चीज ऐड करते हैं इस प्रकार से, तो ये कहलाते हैं आपके सफिक्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। इस क्वेश्चन में आपको जो वर्ड्स है वो पोम में से ही चूज करने हैं आपकी, ठीक है। तो मीनिंग आपको गिवन है, जैसे सफिक्स है आपका पहला OUS, इसका मीनिंग जब आप वो सफिक्स ढूंढ लोगे कि ये OUS किस में लगा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, फुल ऑफ, कोई चीज जो किसी चीज से भरी हो, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, या उसमें काइंडनेस, दया की भाव हो। तो वो वर्ड कौन सा था, जेनरस, ठीक है, GENEROUS। नेक्स्ट है आपका ITY, सेकेंड इज योर ITY, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशियंट, कोई चीज जो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो वो वर्ड कौन सा था आपका, एंटीक्विटी। अभी मैं आपको आगे स्पेलिंग शो कर दूंगी। थर्ड इज योर EST, जो कि एक सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो सुपरलेटिव फॉर्म है, ऐसा कौन सा वर्ड था, वो था आपका डिवाइनियस्ट। एंड द लास्ट लेस लगाना है, विदाउट समथिंग, तो कोई चीज किसी के बिना, तो वो था आपका पियरलेस। चलिए आंसर्स देखते हैं। सो दीज आर योर आंसर्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ सफिक्स। तो यहाँ पे भी आपको सफिक्स ही जोड़ना है, एक होता है प्रीफिक्स, उसमें हम आगे लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स को हम एंड में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब आपको यहाँ पे कुछ सफिक्स गिवन है, आपको एक नया वर्ड कुछ बनाना है, एड ऑन करना है, नया वर्ड क्रिएट करना है, और फिर ऑल्सो क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग द क्रिएटेड वर्ड। जो नया वर्ड बना उससे एक सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, आपको क्या लगाना है, शन, शन से कोई सफिक्स लगा के वर्ड बनाना है। जब भी आप शन लगाते हो तो कोई एक्शन या प्रोसेस को आप
जब भी आप शन ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी एक्शन को बता रहे होते हो, प्रोसेस को बता रहे होते हो। जैसे इंडिकेट से बना आपका इंडिकेशन, तो देखिए सेंटेंस क्या बना है, द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। तो ये हमें क्या बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है कि जो डार्क क्लाउड्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो बारिश आ सकती है। काले बादल होते तो हमको ऐसे लगता है ना यार पानी आ सकता है, चलो अब जल्दी से, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे के आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। ये रहे आई वी ई लगाना है। तो जब आप आई वी लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप कोई क्वालिटी बता रहे होते हो या किसी चीज का नेचर बता रहे होते हो। जैसे कि अट्रैक्ट, अट्रैक्ट में आपने आई वी लगाया तो आपका बना अट्रैक्टिव। सेंटेंस है इसका, कश्मीर इज एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस। ठीक है। थर्ड इज योर मेंट। मेंट जब आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप द एक्शन और रिजल्ट ऑफ किसी चीज का रिजल्ट बता रहे होते हो, कोई एक्शन बता रहे होते हो। जैसे अचीव, अचीवमेंट, एनकरेज, एनकरेजमेंट। ठीक है। तो सेंटेंस क्या है इसका, विनिंग द प्राइज वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर। तो प्राइज जीत कर, मतलब विनिंग द प्राइज वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर, प्राइज जीतना उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ईडी, जब आप ईडी लगाते हो, ये तो आपको ने देखा ही होगा कि जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम में आपने देखा होगा ईडी लगा देते हैं। तो जनरली पास्ट टेंस वर्जन बनाने के लिए वर्ब में हम ईडी लगाते हैं। जैसे सरप्राइज से बना सरप्राइज्ड, ही लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ द केक। जब उसने केक को देखा तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड लग रहा था। तो पास्ट बनाने के लिए हम ईडी का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे है आपका लिसन एंड रिस्पॉन्ड, स्पीकिंग एक्टिविटी एंड राइटिंग टास्क, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।